दोस्तों, सुबह के करीब 11 बजे थे। मुंबई के सबसे शानदार ताज होटल में एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति दाखिल हुए। उन्होंने एक पुरानी सी कमीज और पैजामा पहन रखा था और उनके हाथ में एक साधारण सा थैला था। होटल में दाखिल होते ही वहां मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। इन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था सतीश शर्मा। सतीश जी धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़े। काउंटर पर एक युवा महिला कर्मचारी बैठी थी जिसका नाम रिया वर्मा था। सतीश जी रिया के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, बेटी, मुझे एक नई बुकिंग करवानी है। मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। यह रहे मेरे सारे कागजात। ये कहते हुए उन्होंने अपना थैला रिया की तरफ बढ़ाया, लेकिन रिया ने सतीश जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखा और कहा, बाबा, कहीं आप गलत जगह तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आप जैसी हैसियत वाले लोग इस होटल में आते हैं। सतीश जी सहजता से बोले, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मैं यहीं से बुकिंग करना चाहूं। रिया ने अपने चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी मुस्कान लाते हुए कहा, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। सतीश जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो तुम मैनेजर को बुला दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है। रिया ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाया और मैनेजर प्रिया के कैबिन का नंबर डायल किया। प्रिया ने सतीश जी को दूर से ही देखा और रिया से पूछा, क्या यह हमारे होटल का ग्राहक है या ऐसे ही कोई आ गया है भीख मांगने? रिया कहती है, मैम, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर प्रिया कहती हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहां से चले जाएंगे। रिया ने सतीश जी को वेटिंग एरिया में बैठा दिया और कहा, बाबा, आप वहां बैठ जाओ। थोड़ी देर में मैनेजर मैडम फ्री हो जाएंगी और आपसे मिल लेंगी। सतीश जी वेटिंग एरिया की तरफ चले गए। वहां के सभी ग्राहक सूट बूट में थे, जबकि सतीश जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। इसी वजह से वे आकर्षण का केंद्र बन गए थे। होटल में एक और कर्मचारी था जिसका नाम अमन था। अमन जैसे ही होटल में आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं। कोई उन्हें भिखारी कह रहा था तो कोई कह रहा था कि यह यहां कैसे आ गए। अमन ये सभी बातें सुन लेता है। इसके बाद अमन सीधा सतीश जी के पास जाता है और बड़े आदर से उनसे पूछता है, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सतीश जी अमन को बताते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। यह सुनकर अमन उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहां इंतजार कीजिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं। इसके बाद अमन मैनेजर प्रिया के कैबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर प्रिया पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानती थी और कहती हैं, मुझे पता है, मैंने ही उन्हें वहां बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। इसके बाद प्रिया अमन को कोई और काम बता देती हैं और कहती हैं, तुम अपना काम करो और तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अमन दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे सतीश जी को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक वे धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े होते हैं और मैनेजर प्रिया के कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रिया देखती हैं कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास ही आ रहा है, तो वह फौरन अपने कैबिन से बाहर निकलती हैं और अकड़ते हुए पूछती हैं, हां बाबा, बताइए, आपको क्या काम है? सतीश जी अपना थैला आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, बेटी, मेरे पास इस होटल की बुकिंग डिटेल है और मुझे इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। आप देखकर यह बताइए कि क्या दिक्कत है। मेरी बुकिंग अभी तक कंफर्म क्यों नहीं हुई? मैनेजर प्रिया थोड़ी देर तक सोचती हैं और कहती हैं, बाबा, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी बुकिंग करवाकर छोड़ दी होगी। अब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो यहां क्यों आए हैं? सतीश जी कहते हैं, बेटी, पहले तुम एक बार बुकिंग चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ। मैनेजर प्रिया हंसने लगती हैं और कहती हैं, बाबा, यह सालों का अनुभव है। आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही मैं बता देती हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। मैं चाहती हूं कि अब आप यहां से चले जाएं।
इसके बाद सतीश जी उस थैले को उनकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटी, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस थैले में जो भी डिटेल लिखी हुई है उसे एक बार जरूर देख लेना। ऐसा कहकर सतीश जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो फौरन मुड़कर कहते हैं, बेटी, तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैनेजर प्रिया को जब यह धमकी सुनाई देती है तो वह सोचती हैं कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। प्रिया अपने काम पर चली जाती हैं। इधर टेबल पर वह थैला पड़ा हुआ था। इसके बाद अमन वहां से उस थैले को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर में लॉग इन करके थैले के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था, यह इस कंपनी के एक तरह से मालिक ही हैं, क्योंकि इस कंपनी के 68% शेयर इनके पास हैं। अब इस बात को सुनकर अमन बड़ा ही हैरान होता है। वह पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि यह इस कंपनी के मालिक ही हैं। इसके बाद अमन उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और मैनेजर प्रिया के पास जाता है। मैनेजर प्रिया अपने कैबिन में किसी अमीर ग्राहक से बात कर रही थी। अमन में आई कम इन करके कैबिन के अंदर आता है। मैनेजर प्रिया उसे इशारा करती हैं और इशारे से पूछती हैं कि वह किस लिए आया है। अमन इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो वहां पर आया था। मैनेजर प्रिया अपने उस ग्राहक से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज लेती हैं और कहती हैं, देखो भाई अमन, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए समय नहीं है। अमन बड़े आदर भाव से मैनेजर से कहता है, मैम, अगर आप इसको एक बार देख लें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैनेजर प्रिया उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए कहती हैं, मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अमन उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम में लग जाता है। अगले दिन ठीक उसी समय पर सतीश जी फिर से आते हैं, लेकिन आज उनके साथ उनकी बेटी आईपीएस दिव्या शर्मा थी, जो अपनी वर्दी में थी। उनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। होटल में दाखिल होते ही सभी लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। दिव्या सीधे मैनेजर प्रिया को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। मैनेजर डरते हुए अपने कैबिन से निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी दिव्या मैनेजर प्रिया से कहती हैं, मैनेजर मैडम, मेरे पिताजी ने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे पिता के साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर मैनेजर प्रिया थोड़ा सा बौखला जाती है, लेकिन फिर वह सोचती हैं कि क्या सजा मुझे दे सकती है, भला मेरे साथ क्या कर सकती है, और कहने लगती हैं, आप होती कौन है मुझे इस तरह से हटाने वाली। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं इस कंपनी के मालिक की बेटी हूं। मेरे पिता सतीश शर्मा के पास इस कंपनी के 60% शेयर हैं, और जहां तक तुम्हें हटाने की बात है, एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरे पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए आप पर उचित कार्यवाही हो। यह बात सुनकर होटल के जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ ग्राहक कल भी इस होटल में आए थे, वे सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिव्या अपने ब्रीफ केस को खोलती हैं और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालती हैं जो कि अमन की पदोन्नति का था। उसे एक होटल मैनेजर बना दिया गया था। इसके बाद वह दूसरा लेटर निकालती हैं जिसको मैनेजर प्रिया को दे देती हैं और कहती हैं, अगर तुम्हें कहीं और ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन मैनेजर बनकर तुम हमारे होटल में नहीं रह सकती। यह बात सुनकर मैनेजर प्रिया के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए गिड़गिड़ाकर सतीश जी और दिव्या से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन तभी दिव्या उसे रोकती हैं और कहती हैं, माफी किस बात की मांग रही हो? तुमने जो व्यवहार किया वह हमारे इस कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस कंपनी की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही तराजू में तोला जाएगा। दिव्या कहती हैं, तुम्हारे इस होटल में काम करने वाला अमन, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरे पिता से आकर पूछा और उनकी मदद करना चाहा, तो इस पोस्ट के लिए वह असली हकदार है। वह ग्राहकों को उनके कपड़ों से जज नहीं करेगा। ऐसा कहकर दिव्या दूसरे कर्मचारी रिया को भी बुलाती है और फटकार लगाती है। रिया हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है, मैडम जी, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दिव्या ने कहा, मैं तुम्हारी इस गलती को पहली और आखिरी बार माफ कर रही हूं। आइंदा किसी भी ग्राहक को उनके कपड़ों से जज मत करना। इसके बाद दिव्या अपने पिता के साथ वापस जाने लगती हैं और सभी लोगों से कहकर जाती हैं कि अमन से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहां पर किसी न किसी को भेजती रहूंगी जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे रिपोर्ट दे सके। ऐसा कहकर दिव्या और उनके पिताजी वहां से चले गए और होटल का पूरा स्टाफ इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा, कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा होटल सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस होटल के अंदर काम करने लगते हैं। सतीश जी का यह कारनामा चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस होटल की बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक ना हो, क्योंकि ज्यादातर मालिक अपने बिजनेस को खोलकर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे से मैनेजर किस तरह का काम करें या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करें, उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन सतीश जी ने अपने मालिक होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस होटल के कर्मचारियों को एक अच्छा सबक सिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पहनावे या बाहरी दिखावे से नहीं करना चाहिए। विनम्रता और सहानुभूति ऐसे गुण हैं जो हमें जीवन में सफलता और सम्मान दिलाते हैं। अमन ने जो दया और आदर दिखाया, उसकी वजह से उसे वह पदोन्नति मिली जिसका वह हकदार था। वहीं मैनेजर प्रिया और रिया ने अपने अहंकार और गलत व्यवहार की वजह से अपनी नौकरी और सम्मान दोनों खो दिया। यह कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने कर्मचारियों को सही दिशा और नैतिकता का मार्ग दिखाए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।